लाइव। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हैं और पढ़ाई लिखाई तो आपकी सब एकदम टनाटन चल ही रही है। नंबर वंबर कौन भेज रहा है भाई? क्या लिख रहे हो तुम लोग? हैं? दीवान जी, विद्या, पलक, देवेंद्र कुमार, तनिषा, सोनम, शिवम, हर्षित, अमृता, निशा, गौरव, रौनक, शिवम, आर्ची, अनुभव, अनुराधा, कुलबख्श, श्रीधर, प्रीति, मेघा, साक्षी, मोहिनी, देव, विक्रम, मोनिका, ऋचा, शाहिल, अरमान, काजल, आमरीन, राधा, कुलदीप, आलोक, अंकित, आशीष, श्रेया, रूबी। चलो सब आ गए, सब लोग आगे। शुरू करें? शुड वी स्टार्ट? शुरू करें बेटा लोग। तो कल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था अध्याय 3 उपनिवेशवाद व ग्रामीण इलाके। इस चैप्टर की जो थीम थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आज फिर से उसी चैप्टर की थीम आपके लिए दोहराता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम उपनिवेश या वाद यानी कि गुलामी की बातें करते हैं तो हमारा ध्यान ज्यादातर राजाओं के ऊपर, व्यापार के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीति के ऊपर होता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता जहां पर, ठीक है, हमारा ध्यान कभी भी इस ओर नहीं गया कि आखिर उस टाइम पर जो लोग थे, आम जन थे, किसान थे, कारीगर थे, उन लोगों का जीवन किस प्रकार से इससे प्रभावित हुआ। और आज जो हमारी बातचीत है वो यहीं से शुरू होगी। हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ग्रामीण इलाके और किसान एंड ऑल। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपने आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो बातचीत करी थी उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाकों में आप समझो एक बात कि कहां से हमारी बातचीत शुरू हो रही है। उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाकों में हमने अभी तक दो मुद्दों पर बातचीत कर ली है, अगर आपको समझ आया हो तो। एक तो हमने अंग्रेजों के आर्थिक प्रशासन के बारे में चर्चा की, और आर्थिक प्रशासन में मैंने आपको बताया था जमींदारी, रैयतवारी, थोड़ा सा महालवारी का भी जिक्र किया था। बिल्कुल बेटा, अभी चैट ऑफ कर देंगे, अभी थोड़ा सा चलने देते हैं फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, नील की खेती एवं संबंधित मुद्दे। नील की खेती और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में मैंने आपसे बात की और बताया कि किस प्रकार से जो नील की खेती है वो भारतीयों के लिए शोषणकारी बन गई और उसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार से इसमें कार्य किया। आज हम जो बातचीत यहां पर शुरू करेंगे, सबसे पहले हम राजमहल की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे और संथाल संघर्ष के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम बात करेंगे देहात में विद्रोह, यानी कि 1875 का जो दक्कन किसान विद्रोह था, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो तीसरा और चौथा जो, ठीक है, तीसरा और चौथा जो यहां पर आपको सेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तीसरा और चौथा सेशन जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अंग्रेजों के आर्थिक प्रशासन में, वो क्या है? वो क्या है? राजमहल की पहाड़ियों में हम लोग पहाड़ियों में संथाल संघर्ष के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है? राजमहल की पहाड़ियों के बारे में अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं तो आप इस चीज को समझिए। कोई बताएगा राजमहल की पहाड़ियां कहां पर हैं? फटाफट बताइए, कोई बता सकता है कि राजमहल की पहाड़ियां कहां पर हैं? वॉइस कट कर आ रही है। महेश तरन, बताओ फटाफट। वॉइस का थोड़ा इश्यू है, ठीक है। झारखंड, 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 ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी वॉइस ठीक है आपकी या कोई प्रॉब्लम है? राजमहल की पहाड़ियां जो हैं वो झारखंड में है, ठीक है। वॉइस बताओ, फटाफट बताओ,
इज वॉइस क्लियर? ठीक है, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, वॉइस ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर? ठीक है, इट्स क्लियर वॉइस। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो झारखंड में लोकेटेड हैं। आप में से सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि राजमहल की पहाड़ियां जो हैं वो झारखंड में लोकेटेड हैं। और झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, आप उन्हें देखो। राजमहल की पहाड़ियों में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था पहाड़िया जनजाति। एकदम साधारण सी बात है, क्योंकि वो राजमहल की पहाड़ियों में रहती थी, इसीलिए उसे पहाड़िया जनजाति कहा करते थे। पहाड़िया जनजाति एक तो जंगलों में रहती थी, जंगल के ऊपर उनका जो निर्भरता थी वो बहुत ही ज्यादा था। और उसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि संथाल उसके बाद वहां पर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पहाड़िया जनजाति राजमहल के पहाड़ियों पर रहा करती थी, थोड़े समय के बाद उड़ीसा के क्षेत्र से संथालों को वहां पर अंग्रेज कहते हैं कि जाकर बसो। संथाल भी एक जनजाति है। अब मैं आपको दो बातें बता दें, वॉइस कट कर आ रही है। ठीक है, वॉइस इशू, नैन्सी, मुस्कान। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ बेटा, करते हैं कुछ, डोंट वरी, विल ट्राई टू डू दिस। ठीक है, पहाड़िया वर्सेस संथाल, अमिता जो बात समझ रही हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि राजमहल की पहाड़ियां में एक जनजाति रहा करती थी, और वो जो जनजाति थी उसका नाम ही पहाड़िया था। पहाड़िया जनजाति जो थी वो चूंकि जंगलों में रहती थी, और वो लोग क्योंकि जंगलों का जीवन जीते थे, और जंगलों का जीवन जीने के कारण वो ना तो कोई स्थायी कृषि करते थे और ना ही अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर देते थे। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब यहां पर आए तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि वो ज्यादा से ज्यादा कर कहां से वसूल सकते हैं। अधिकाधिक कर वसूलने के क्रम में उन्होंने ये भी प्रयास किया कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली जो ये पहाड़िया जनजाति है इससे भी कर वसूला जाए। उन्होंने इस पहाड़िया जनजाति से कर वसूलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन इस पहाड़िया जनजाति ने उनको कर दिया नहीं। क्योंकि इस पहाड़िया जनजाति ने उनको कर नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके इनके इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये पहाड़िया जनजाति के राजमहल हिल के या राजमहल की पहाड़ियों के रीजन में जो ये जनजाति रहती है, यहां पर किसी दूसरी जनजाति को हम लोग बसा दें। अगर हम यहां पर किसी दूसरी जनजाति को बसा देंगे तो जो दूसरी जनजाति यहां पर बसेगी उससे हम एक स्थायी कृषि करवा के जो कर वसूली है उसका कार्य कर पाएंगे। तो स्थायी कृषि और कर वसूली का ये जो हमारा कार्य है वो हम यहां पर आराम से कर ले जाएंगे। इसी लालच में अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति के रहने वाले निवास स्थल पर उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था संथाल जनजाति, उसको बसा दिया। अब भाई आपके घर में अगर कोई आकर यहां पर बसेगा तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपका आपसी संघर्ष तो होगा ही होगा, बहुत ही निश्चित सी बात है। तो संथाल और पहाड़िया इनके बीच में एक आपसी संघर्ष शुरू हुआ। पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति के बीच में ये जो संघर्ष शुरू हुआ, इस संघर्ष के बाद पहाड़िया जनजाति पीछे बिछड़ गई। कारण, क्योंकि संथाल जनजाति को अंग्रेजों ने भी समर्थन दिया। अंग्रेजों की ओर से जो सपोर्ट मिला उसके माध्यम से अंतिम रूप में जो संथाल जनजाति थी उसने पहाड़िया जनजाति को परास्त कर दिया। जो पहाड़िया जनजाति थी वो पहाड़ के ऊंचे इलाकों में चली गई। अब पहाड़िया जनजाति जब पहाड़ के ऊंचे इलाकों में चली गई तो नीचे के इलाके खाली हो गए, वहां पर संथाल जनजाति के लोग बस गए। शुरू में तो संथाल जनजाति को अंग्रेजों का सपोर्ट यानी कि समर्थन मिला हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद हमने क्या देखा
कि संथालों के ऊपर दबाव बनाकर अंग्रेजों ने उनसे कर वसूली शुरू कर दी। संथालों को शुरू में तो लगा था कि अंग्रेज उनके सगे हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि संथाल उनके सगे नहीं हैं। और यही कारण था कि पहले जो संघर्ष पहाड़िया और संथाल जनजाति के बीच था, वो जल्दी ही संथाल और अंग्रेजों के बीच हो गया। संथाल और अंग्रेजों ने आपस में काफी ज्यादा संघर्ष शुरू किया, और ये लड़ाई कैसा रूप लेती है इस बारे में हम बात करेंगे। मैंने अभी तक जो आपको समझाया उसे ही वापस से दोहराता हूं। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी पहाड़िया जनजाति के लोग थे, लेकिन वो अंग्रेजों को कर नहीं देते थे। अंग्रेज वहां से कर वसूलना चाहते थे, तो उन्होंने वहां पर एक नई जनजाति को बसाया। उस नई जनजाति का नाम था संथाल जनजाति। संथाल जनजाति और पहाड़िया जनजाति के बीच में संघर्ष हुए। इस संघर्ष में संथाल जनजाति जीती और पहाड़िया जनजाति हार गई। और पहाड़िया जनजाति जो पिछड़ गई, वो पहाड़ के ऊंचे इलाकों में चली गई। नीचे का एरिया खाली हो गया। नीचे के इस एरिया में संथाल जनजाति के लोग बस गए। अंग्रेजों ने संथाल जनजाति को समर्थन दिया था, लेकिन जल्दी ही संथालों का और अंग्रेजों का संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, संथालों का और इनका संघर्ष आरंभ हो गया। समझ में आ गया? वॉइस प्रॉब्लम, मुझे बताइए फटाफट कितने लोगों को वॉइस इश्यू है। मुझे बताइए वॉइस की प्रॉब्लम क्या सभी लोगों को है? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस में इश्यू है। तो मुझे प्लीज बताइए कि क्या वॉइस में सच में इश्यू है और मैं इसे सही कराऊं या एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज मुझे बताइए। वॉइस इज क्लियर, ऑल क्लियर। वॉइस इश्यू सर? नहीं सर, जी सर, नो सर, क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, इश्यू है सर, नो सर, नो सर, नहीं सर, नो सर, नो इश्यू, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, नहीं सर, क्लियर, ऑल क्लियर, फाइन, ऑल क्लियर, प्रॉब्लम, थोड़ा क्लियर, क्लियर, क्लियर सर, ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर सर, एवरीथिंग इज फाइन, ओनली कॉमन इश्यू, क्लियर 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 क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो क्या मैं ये मान लूं कि सब कुछ क्लियर है? मुझे बताइए। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इश्यू है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, लेक्चर बैक करके देखो, शिवानी कहती हैं वॉइस सही हो जाएगी। ठीक है, मोहिनी बेटा नहीं बेटा, ये क्लास ऐसे ही चलेगी और आपको इसको ऐसे ही पढ़ना होगा। ठीक है, you'll have to take class like this. वॉइस ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। बैक करके चला लीजिए। ठीक है, जैसा कहती हैं आप बैक करके चला लीजिए। ठीक है, वॉइस इज क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इफ यू गेट टू नो दिस, अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो अब मैं आपको बताता हूं। एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन। शायद आपको नहीं पता हो कि राजमहल की पहाड़ियां कैसी दिखती हैं। राजमहल की पहाड़ियां कैसी दिखती हैं? आर्यन सर, बाद में आप नोट्स बनवाएंगे, सब कुछ लिखवाऊंगा बेटा। बाद में जब आपकी फुल फ्लेज क्लासेस शुरू होंगी तो यहां हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो हम लोग वापस से लिखेंगे और वापस से बहुत डिटेल से लिखकर समझेंगे। अभी के लिए आप एक कहानी बिल्ड करिए और अपने दिमाग में चीजों को समझ लीजिए। कमेंट ऑफ कर दीजिए। नैन्सी कहती हैं जी बेटा, अभी मैं कुछ बस चाहता हूं कि आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, तो उसके बाद मैं आप कमेंट्स वगैरह ऑफ कर दूंगा। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमेंट ऑफ कर दीजिए, कमेंट ऑफ मत करिए। बेटा अगर आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो मैं कमेंट ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी आपस में बात करना शुरू किया तो मैं तुरंत ही चैट ऑफ कर दूंगा। मैं आपको एकदम सीधा रूल बता रहा हूं, चैट तब तक ऑन रहेगी जब तक आप मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो चैट ऑन रहेगी। अगर किसी भी बच्चे ने आपस में बात करने की कोशिश की, एक दूसरे का हालचाल लेने की कोशिश की, एक दूसरे का टेलीग्राम आईडी पूछने की कोशिश की, कुणाल आपके लिए भी है और सभी लोगों के लिए है, मैं तुरंत चैट ऑफ कर दूंगा। रूल्स आर वेरी क्लियर। आप चैट बॉक्स में सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा किसी भी और व्यक्ति से बात करते हुए मिले और मुझे लगा कि सिग्निफिकेंट नंबर में बच्चे इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं तुरंत ही चैट ऑफ कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रूल्स आर क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि चैट चलती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चैट ऑन रहेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपस में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं राजमहल की पहाड़ियों के बारे में बताता हूं। राजमहल की, देखिए बेटा मैं आपको अपना बताता हूं कि मुझे ना राजमहल की पहाड़ियों में कभी जाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, मुझे राजमहल की पहाड़ियों में जाने का मौका नहीं मिला और मुझे लगता है कि राजमहल की पहाड़ियों में जाने का मौका आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियां कैसी दिखती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि राजमहल की पहाड़ियां कैसे दिखती हैं? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को राजमहल की पहाड़ियों में जाने का मौका नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला। लेकिन राजमहल की पहाड़ियां क्या सच में खूबसूरत हैं क्या? क्या सच में? निशा कहती हैं सर 12 घंटे का क्लास है आपका। हाँ जी बेटा, कल 12 घंटे का क्लास है। तो आप सभी लोग सुबह 9 बजे आ जाइएगा लाइव क्लास में, हम लोग वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है अंकुल बेटा, ये क्लास ऐसे ही चलेगी, थोड़ा सा एफर्ट करो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं इन्हीं बातों को फिर से रिपीट करके पढ़ाऊंगा, तो वहां पे समझ लेना। अभी अपना जो है दिमाग लगाने की कोशिश करो, समझने का ट्राई करो। नहीं समझ में आता है ठीक है, बट ये क्लासेस अभी ऐसे ही चलने वाली है। ठीक है, बाकी चूंकि मैं ये बातें दोबारा फिर से पढ़ाने वाला हूं तो मैं समझा ले जाऊंगा, आप उसके लिए परेशान मत हो, अभी ये क्लास ऐसे ही चलेगी। ठीक है, यहां पर आप समझ लो। हाँ। मुझे नहीं पता कि राजमहल की पहाड़ियां कैसी दिखती हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन एक इंसान था जो राजमहल की पहाड़ियों में गया था, और वो इंसान जो राजमहल की पहाड़ियों में गया था, आइए हम समझते हैं कि उसे राजमहल की पहाड़ियां कैसी दिखी। उस इंसान का नाम था फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन। फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन जो है ना, वो 1794 से 1815 के बीच में बंगाल के चिकित्सा सेवा में एक सर्वेयर का काम किया करता था। एक सर्वेयर रहते हुए उसे कई बार राजमहल की पहाड़ियों में जाने का मौका मिला। अगर उसे कई बार राजमहल की पहाड़ियों में जाने का मौका मिला तो उसने राजमहल की पहाड़ियों की खूबसूरती पर काफी अच्छी तरीके से बातें लिखी। वो कहता है कि पहाड़ी जनजातियों का जीवन कठिन था, वो झूम कृषि करते थे। झूम कृषि करने से हमारा तात्पर्य यह है कि वो एक जगह पर खेती करने के बाद झूम झूम के दूसरी जगह चले जाते थे, वहां खेती करने के बाद झूम झूम के दूसरी जगह चले जाते थे। मतलब वो एक ही स्थान पर स्थायी कृषि नहीं करते थे, बल्कि जो उनकी कृषि थी वो झूम झूम कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होती थी। ठीक है, अब आप समझो, वो कहता था कि पहाड़िया जनजाति के लोग शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, कोयले का उत्पादन भी करते थे और रेशम के कीटों का भी पालन करते थे। रेशम के कीटों का पालन करते थे। ठीक है, पहाड़िया सरदार हुआ करते थे। जो पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे उनके अपने सरदार होते थे, और जो पहाड़िया सरदार होते थे वो उनके नेतृत्व करता थे। वो वाह्य शक्तियों से वार्ता करते थे, अपनी जनजाति के लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश करते थे, विवादों में मध्यस्थता करते थे, टोल यानी कि कर वसूली का कार्य भी वो किया करते थे। ये सारा काम पहाड़िया जनजाति के लोग करते थे। क्योंकि बेटा मुझे तो पहाड़िया जो जनजाति का क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियां, वहां जाने का मौका नहीं मिला और आप लोगों को भी जाने का मौका नहीं मिला होगा,
लेकिन आप फ्रांसिस बुकानन के जरिए यह जान सकते हैं कि ये पहाड़ियां कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। इन पहाड़ियों की खूबसूरती में लोग खो जाया करते थे। लेकिन हमने क्या देखा कि अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप किया। पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। लेकिन ये केवल तब तक था जब तक अंग्रेजों ने उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। अंग्रेजों ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया और वनों को काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को जो ये हस्तक्षेप करने का मौका मिला और वनों की कटाई शुरू हुई, क्योंकि पहाड़िया जनजाति के लोग ज्यादातर जंगलों पर निर्भर थे, तो अंग्रेजों ने उनके जीवन को यहां पर नियंत्रित करना शुरू कर दिया। पहाड़िया लोग यहां पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष में आ गए। पहाड़िया लोगों का सीधा सीधा हिसाब था और वो ये था कि पहाड़िया संघर्ष को दबाना है। अंग्रेजों को यही कारण है कि पहाड़िया जनजाति के लोग बड़ी सशंकित दृष्टि से देखते थे। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं कि पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे ना, वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। और 1810 में जब फ्रांसिस बुकानन वहां पर जाते हैं तो पहाड़िया जनजाति के लोगों की निगाहों में यह दिख रहा था कि फ्रांसिस बुकानन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये बात एकदम स्पष्ट थी और वो देखकर हमें साफ साफ पता चलता है और समझ में भी आ जाता है। अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति के लोगों के साथ क्या किया, जो किया वो बुरा था और उसे समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, हमने क्या देखा कि अंग्रेजों ने संथालों को वहां पर बसा दिया। अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजाति को वॉइस प्रॉब्लम, मुझे बताइए कि वॉइस प्रॉब्लम क्या ये परसिस्टेंट है? रुक जाओ। जस्ट वेट, रुक जाओ, सही करवा रहे हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं भाई जिनको प्रॉब्लम हो रही है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर है वॉइस? कुछ बच्चे लगातार ये बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, ज्यादातर बच्चों की वॉइस क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम हो किसको रही है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सही आ रहा है? क्लियर है ना? क्लियर है? तो अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में वॉइस प्रॉब्लम। अगर सभी के लिए क्लियर है तो दो चार लोगों के लिए खराब कैसे है? या तो खराब होगी या सही होगी। चलो ठीक है। ठीक, ऑलराइट। हमने क्या देखा कि अंग्रेज पहाड़िया जनजाति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेज पहाड़िया जनजाति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर संथाल जनजाति को भेज देते हैं। संथाल जनजाति आखिर वहां पर गई क्यों? संथाल जनजाति के वहां जाने के पीछे का कारण था क्योंकि 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आया और 1770 में बंगाल में जो अकाल आया, उस अकाल के चलते उनके पास जीने के लिए बंगाल में कुछ बचा नहीं। तो वो एक नई जमीन, एक नए घर की तलाश में थे। एक नई जमीन, एक नए घर की तलाश में जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो पहुंच जाते हैं राजमहल की पहाड़ियों में। वहां उनका टकराव होता है। पहाड़िया जनजाति के लोग अस्थायी कृषि करते थे, जबकि संथाल जनजाति के लोग स्थायी कृषि करते थे। पहाड़िया जनजाति के लोग कुदाल का उपयोग करते थे, संथाल जनजाति के लोग हल का उपयोग करते थे।
अंग्रेजों ने संथालों का समर्थन किया, क्योंकि संथाल अगर बस जाते हैं तो ऐसी जगहों पर वो स्थायी कृषि करने के बाद उनसे कर की वसूली कर सकते थे। संथाल जिन क्षेत्रों में बसे उन क्षेत्रों को दामिनी कोह कहा गया। संथाल बस्तियों का काफी तेजी से विस्तार हुआ। जहां पर जब वो शुरू में आए थे तो उनकी संख्या महज 3000 हुआ करती थी। जल्दी ही संथाल जनजातियों की जो संख्या है वो संथाल जनजातियों की जो संख्या है वो 82,000 यानी कि 82,000 तक पहुंच जाती है। 82,000 तक पहुंच जाती है। हैमिल्टन के बारे में लिखा है बेटा, कोई पूछ रहा है कि सर हैमिल्टन कौन थे। हैमिल्टन के बारे में मैंने बताया बेटा कि फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन एक इंसान का नाम है जो कि एक अंग्रेजों की सेवा में सर्वेयर हुआ करते थे। ही वॉज द सर्वेयर हियर, ठीक है, तो वो यहां पर सर्वेयर थे, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। संथालों के बसने का यहां पर परिणाम क्या हुआ, मैं अगर आपको ये बताऊं, आरंभ में अंग्रेजों ने संथालों को समर्थन दिया, लेकिन बाद में वो संथालों से अधिक कर वसूलने के प्रयास में लग गए। और जब वो कर वसूलने के प्रयास में लगे तो उन्होंने संथालों का शोषण शुरू कर दिया। वो उनसे ज्यादा कर वसूलने लगे और जब वो कर नहीं चुका पाते थे तो फिर वो जमींदारों के पास जाते थे, साहूकारों के पास जाते थे, पैसे उधार लेते थे और उधार पैसे लेने के बाद, ठीक है, उधार पैसे लेने के बाद हमने देखा कि वो ऋण जाल में फंस जाते थे। संथालों ने यहां पर विद्रोह किया। जवाबी कार्यवाही में कई सारे संथाल मारे गए, संथाल गांवों को जला दिया गया। अंग्रेजों ने अंतिम रूप में संथालों की भूमि को दामिनी कोह क्षेत्र या संथाल परगना घोषित कर दिया और उसके बाद उन्होंने संथालों को थोड़ी बहुत स्वायत्तता दे दी और कहा कि अब आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो संथालों का जो यहां पर विद्रोह हुआ है वो बहुत ही खास विद्रोह था जो संथालों ने यहां पर यह विद्रोह किया हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। संथालों की जो कहानी है ये एक लव ट्रायंगल है, मैं कहूंगा हेट ट्रायंगल है। यहां पर एक और है पहाड़िया जनजाति के लोग, दूसरे हैं संथाल लोग और तीसरे हैं अंग्रेज। इन तीनों के बीच की कहानी आपको समझ आई या नहीं, मुझे ये बताइए फटाफट। परगना मतलब प्रांत, दिव्यानी बेटा। क्या ये पहाड़ी अभी भी है? हाँ जी बेटा अभी भी है। सर प्लीज एक बार और। यस सर, यस सर। सशंकित का मतलब है बेटा डाउट में देखना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गए बेटा। ना अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जनजातीय लोगों की क्या समस्याएं थी और जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया, मैं इस बारे में आपको बताता हूं। जनजातियों की समस्याएं और उनके विद्रोह। जनजातियों की समस्याएं या स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं झूम कृषकों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि झूम कृषि क्या होती थी। झूम कृषि के बारे में मैं आपको बताऊं तो झूम कृषि में लोग झूम झूम के खेती करते थे। झूम झूम के खेती करने से हमारा क्या मतलब है कि अगर वो आज इस क्षेत्र में जंगल को जलाएंगे, यहां खेती करेंगे, कुछ महीने रुकेंगे, फिर यहां चले जाएंगे, यहां खेती करेंगे, कुछ महीने रुकेंगे,
फिर यहां चले जाएंगे, फिर यहां खेती करेंगे, कुछ महीने रुकेंगे, फिर यहां चले जाएंगे। ऐसे झूम झूम के ये आगे बढ़ते रहेंगे, अलग अलग जगह पर खेती करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। मतलब जंगल के एक क्षेत्र को साफ करना, वहां पर अनाज उगाना और अनाज उगाने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाना, फिर किसी अन्य जगह पर कृषि करना। ये जो झूम झूम कर खेती करने का तरीका था, इसे झूम कृषि कहा जाता था। अब ये जो झूम कृषि हुआ करती थी, इस झूम कृषि में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि ये किसान एक जगह पर टिकते नहीं थे। क्योंकि ये एक जगह पर टिकते नहीं थे, यही कारण है कि इनके लिए कर दे पाना संभव नहीं था। ये एक जगह पर टिकेंगे ही नहीं तो आप इनसे कर कैसे वसूलोगे। ठीक है, झूम कृषकों के साथ क्या हुआ ये अभी हम आगे समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड कि इनके साथ क्या हुआ। शिकारियों और संग्राहकों की स्थिति क्या थी। शिकारी वो लोग होते थे जो जानवरों का शिकार करते थे, और संग्राहक वो थे जो फल, अनाज, सब्जियां, शहद ये जंगलों से इकट्ठा करते थे, यानी कि संग्रह किया करते थे। शिकारियों और संग्राहकों की स्थिति क्या थी, हम इस बारे में भी, कुछ लोग वॉइस का इश्यू बोल रहे थे। इसको बंद कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, बिल्कुल इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, और यह बात सच है। शिवम सर ध्यान मत दो, उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान नहीं दूंगा, उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, पशुपालकों की, पशुपालक वो थे बेटा जो भेड़ बकरियों का पालन करते थे। जनजातियां जो थी बहुत सारी थी जो पशुपालक हुआ करती थी। इसमें वन गुर्जर थे, लबादी थे, गद्दी थे, बकरवाल थे, ये सब जनजातियों के नाम हैं। स्थायी कृषकों की स्थिति क्या थी। 19वीं शताब्दी तक ज्यादातर जनजातियां स्थायी कृषि में परिवर्तित हो चुकी थी। जमीन पर उनका अधिकार हो गया था। हमने देखा था कि परिवार के माध्यम से वो इकट्ठा होकर कृषि करने लग गए थे। अंग्रेजों ने गोंड अथवा संथाल जनजातियों को सभ्य माना और बाकी की जनजातियों को वो असभ्य घोषित करने लगे। तो यहां पर सभ्यता और असभ्यता की बात यहां पर शुरू हो जाती है। ठीक है, सभ्यता असभ्यता का दौर यहां पर शुरू हो गया कि वो कुछ जनजातियों को सभ्य मानने लगे, कुछ को असभ्य मानने लगे। अब यहां पर समझो बेटा, अंग्रेजों के आने के बाद जनजातियों या आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो जो आदिवासी मुखिया थे उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया। आदिवासियों के जो मुखिया थे वो उनके नेतृत्वकर्ता थे, उनके पास पहले प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमने क्या देखा कि उन जमींदारों की जमीन के ऊपर तो अधिकार बने रहे, लेकिन बाकी जो उनके प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार थे वो अंग्रेजों ने उनसे छीन लिए। मतलब जो इन जनजातियों के नेता लोग थे उनके अधिकारों को कम किया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया। दूसरा, घुमंतु कृषकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने आपको बताया कि घुमंतु कृषक चूंकि एक जगह पर टिकते नहीं थे, क्योंकि घुमंतु कृषक एक जगह पर टिकते नहीं थे, इसीलिए उनसे कर वसूल पाना संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने घुमंतु कृषकों की जो झूम कृषि है उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वो उनसे कर वसूली कर सके। शोषणकारी वन कानून आए। ये जो शोषणकारी वन कानून थे उसके तहत जो वन में मिलने वाली चीजें थी जैसे कि लकड़ी, शहद, दवाइयां, औषधियां, उनके ऊपर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और उन नियंत्रणों को स्थापित करके उन्होंने जनजातियों का शोषण शुरू कर दिया कानूनों के माध्यम से। फिर आता है व्यापार की स्थिति। मैं आपको बता दूं कि जो जनजातियां थी वो रेशम का व्यापार करती थी, वो रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम उगाते थे। यूरोप में अत्यधिक मांग थी रेशम की। इन जनजातियों से जो बिचौलिए होते थे वो रेशम खरीदते थे, लेकिन क्या इसका सही दाम मिलता था उन्हें। ठीक है, क्या इनका सही दाम उन जनजातियों को मिलता था? नहीं। जनजातियों से बहुत ही सस्ते दाम पर ये सब चीजें खरीदी जाती थी
और उसके उलट बहुत ही महंगे दामों में इनको यूरोप में बेचा जाता था। मतलब व्यापार में जनजातियों को कुछ नहीं मिलता था। जनजातीय मजदूरों की क्या स्थिति थी? अंग्रेजों के आने के बाद जो बागान व खनन क्षेत्र थे वो बढ़ने लगे, आदिवासियों को मजदूरों के रूप में काम करवाया जाने लगा और उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। वो अपने गांव नहीं लौट सकते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं होते थे। इस तरीके से अंग्रेजों के आने के बाद धीमे धीमे सब कुछ खराब होने लगा, बिगड़ने लगा। क्या सर ये जनजातियां अभी भी हैं? हाँ जी बेटा, लगभग ये सभी जनजातियां अभी भी हैं। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, इतना समझ में आ गया क्या? मुझे बताइए, क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे बेटा, जिसमें होगा बंगाल और जमींदार। बंगाल और जमींदारों का मुद्दा क्या है? बेटा, अंग्रेज भारत में कुछ अधिकारियों को भेजते थे अपनी सत्ता को संभालने के लिए। जो अधिकारी अंग्रेजों की ओर से भारत में आते थे, उन अधिकारियों को गवर्नर जनरल कहा जाता था। ऐसा ही एक गवर्नर जनरल भारत में आया जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का जो गवर्नर जनरल आया, उसने भारत में जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया। जमींदारी व्यवस्था जो थी, उसमें जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित कर दिया गया। सारा मालिकाना हक उनके पास आ गया। अब जब जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक मिला, तो इसके साथ कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई। जो समस्याएं यहां पर उत्पन्न हुई वो किस प्रकार से थी? 1797 में हमने क्या देखा कि वर्धमान के क्षेत्र की जमींदारी नीलाम होने लगी। जमींदारी व्यवस्था के बारे में मैं आपको कुछ मूल बातें बताता हूं। जमींदारी व्यवस्था में जो जमीन का मालिक हुआ करता था, जमींदार, उसको एक सूर्यास्त का नियम फॉलो करना पड़ता था। सूर्यास्त का नियम क्या कहता था? एग्जाम्पल के तौर पर आज 12 फरवरी की तारीख है और मान लीजिए कि अंग्रेजों ने बोला था कि तुम्हें 50,000 रुपए का कर अंग्रेजों को 12 तारीख को देना होगा। तो 12 तारीख को जो आप 50,000 रुपए का कर अदा करेंगे, उस 12 तारीख को आप सूर्यास्त होने से पहले कर अदा कर देंगे। अगर 12 तारीख को सूर्यास्त होने से पहले आपने कर अदा नहीं किया तो आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। यह बात वहां पर तय करी गई। हमने देखा कि वो इस चीज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और संभाल नहीं पा रहे थे। उसका परिणाम क्या निकल रहा था? परिणाम यह निकल रहा था कि बहुत ही तेजी से जो जमींदारियां थी वो नीलाम हो रही थी। तेजी से जो जमींदारियां नीलाम हो रही थी, उसमें 1797 में बंगाल में एक क्षेत्र है वर्धमान का, वहां की जमींदारी नीलाम हुई। हमने क्या देखा कि जब नीलामी होती थी तो कायदे से उस जमीन को किसी अन्य जमींदार को खरीदना चाहिए। नियम तो यही कहता है बेटा कि मान लीजिए राजकुमार की जमीन अगर नीलाम हो रही है तो सूरज उसे खरीदें, आयुष उसे खरीदें, आदित्य उसे खरीदें, भूमिका उसे खरीदें, प्रियंका और निशा उसे खरीदें। यही नियम बनता है। अब मैं अंग्रेज हूं और मैं मान लीजिए सत्यम की जमीन नीलाम करवा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं अपना एक एजेंट बिठा के खुद ही उस जमीन की नीलामी में बोली लगवा लूंगा और वो जमीन
मैं खुद ही खरीद लूंगा। मतलब कि आप समझिए कि जो जमींदारी नीलाम हो रही है वो एक जमींदार से दूसरे जमींदार पे नहीं जा रही है, बल्कि वास्तव में वो अंग्रेज खुद ही जो अधिकारी हैं वो खरीद ले रहे हैं। इस प्रकार से बहुत अधिक करप्शन और ये सारी समस्याएं शुरू होने लगी। जमींदारियों से आधिकारिक बहुत अधिक कर वसूला जाने लगा और वो धीमे धीमे बहुत ही ज्यादा अमीर भी होने लगे। वहां जमींदारों के साथ बेटा एक समस्या आई, और जमींदारों के साथ वहां जो एक समस्या आई ना बेटा, वो जमींदारों के साथ जो समस्या थी वो वास्तव में क्या समस्या थी? वो समस्या थी बेटा जोतेदारों की समस्या। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जोतेदार कौन थे बेटा। जमींदारों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि वो समय पर कर अदा नहीं कर पाते थे। अब जमींदार समय पर कर अदा नहीं कर पाते थे, इसके पीछे का कारण क्या था? हमने क्या देखा कि 75% जमींदार ऐसे थे जो अपना कर अदा नहीं कर पाए और अंग्रेजों ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी। कारण राजस्व यानी कि टैक्स अंग्रेज इतना अधिक रखते थे कि उसे अदा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। दूसरा, सूर्यास्त का नियम चलता था। सूर्यास्त के नियम के मुताबिक एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त के पहले कर अदा करना होता था, और वो कई मामलों में वो कर अदा नहीं कर पाते थे। कई बार फसलों की विफलता हो जाती थी। मान लीजिए बारिश अच्छी नहीं हुई और फसल यानी कि क्रॉप फेल कर गई, तब भी काम खराब हो जाता था। बाजार में उतार चढ़ाव होता था, दाम कम ज्यादा हो जाते थे, और जमींदारों की शक्ति भी कम हुई तो वो कर वसूल नहीं पाए। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई जमींदार समय पर अपना कर अदा नहीं कर पाया तो अंग्रेज उसकी जमीन को नीलाम कर दिया करते थे। ये एक बड़ी समस्या थी। एक गंभीर समस्या थी बेटा जोतेदार। जोतेदार के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। जोतेदार से क्या मतलब है मेरा, आप समझो इस बात को। ये मान के चलो कि मान लो मैं इस क्षेत्र का जमींदार हूं और आप सारे बच्चे मेरी जमींदारी के किसान हैं, जैसे आदित्य, किशन, शिवम, आयुष, तनिषा, दिव्यांश, रुपेश, आप सभी लोग किसान हैं। सैयद भी किसान है। आप सारे के सारे लोग किसान हैं। अब मुझे अंग्रेजों को टैक्स पे करना है। मान लीजिए कि अंग्रेजों ने मुझसे कहा कि भाई साहब देवेंद्र सर, आपको साल के अंत में 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब 50,000 रुपए का टैक्स अगर मुझे देना है तो मुझे सबसे पहले बाकी के किसानों से टैक्स वसूलना पड़ेगा, जैसे अजहर है, टीना है, पायल है, जागृति है, वानी है। आप सभी लोगों से मैं टैक्स वसूलूंगा। निशा है, शिवानी है। अगर मैं आप लोगों से टैक्स नहीं वसूल पाया समय पर तो 50,000 रुपए मैं अंग्रेजों को कैसे दूंगा? और अगर मैं अंग्रेजों को 50,000 रुपए नहीं दे पाया तो अंग्रेज मेरी जमींदारी नीलाम कर देंगे। ये एक सबसे गंभीर समस्या है कि मुझे उन्हें टैक्स देने से पहले आपसे टैक्स की वसूली करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें समस्या क्या होती है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं आलोक का। आलोक जो है वो एक बहुत ही अमीर व्यापारी हैं, और अगर आलोक एक बहुत ही अमीर व्यापारी हैं तो उनके पास खूब सारी जमीन है और व्यापार भी करते हैं। और मान लीजिए कि अजहर, लीजा, मोहम्मद तौसीफ आलम, आयुष, सोनम, रविंद्र, ये कुछ किसान ऐसे हैं जो कि अपना कर अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारी जमीन से तुमको निकाल दिया जाएगा, तो तुम्हारी जमीन कौन लेगा? तो आलोक कहेंगे कि सर इनकी जमीन मैं लूंगा, मैं इनकी जमीन पर खेती करूंगा और आपको समय से कर दूंगा। मैंने उन सभी किसानों की जमीन आलोक को दे दी। थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि नेहा, खुशी, किशन, श्वेता, सोनम, जूही, इन लोगों ने भी कर नहीं दिया। तो जब इन लोगों ने भी कर नहीं दिया तो मैंने इनकी भी जमीन आलोक को दे दी। इसके बाद थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि शिवानी, मोनिका, निशा, रिमझिम, टीना, इन सभी लोगों ने फिर से कर नहीं दिया, तो मैंने इनकी भी जमीन उठा के आलोक को दे दी। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, जो जो किसान समय से कर अदा नहीं कर रहे थे उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी, और जब उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी तो गांव में कोई एक ऐसा किसान या अमीर आदमी होता था जो उनकी जमीनें ले लेता था। अब इस तरीके से क्या हुआ कि बाकी किसानों की जो जमीन उनके पास से गई वो सारी की सारी जमीन लेके दबा के कौन बैठ गया? दबा के बैठ गए आलोक। और आलोक जब उनकी जमीन दबा के बैठ गए तो आलोक के पास बहुत सारी जमीन हो गई। और आलोक के पास जब बहुत सारी जमीन हो गई तो जमीन को कहा जाता था बेटा जोत। जमीन को जोत कहा जाता था, तो आलोक बन गए जोतेदार। मान लीजिए कि मेरे राज्य में या मेरी जमींदारी में जितनी भी जमीन थी, बिकते बिकते मेरी जमींदारी की 20% जो जमीन है वो आलोक दबा के बैठ गए। अब समझो कि 50,000 का कर मुझे देना है, 40,000 तो बाकी किसानों से आएगा, लेकिन
10,000 का कर तो तभी आएगा जब आलोक देंगे। आलोक जो है वो मेरे साथ करना चाहते हैं बेटा धोखेबाजी। अब मैं आलोक से कह रहा, आलोक भाई सुनो, 12 तारीख को सूर्यास्त से पहले मुझे कर देना है, अगर मैं नहीं दे पाया तो अंग्रेज मेरी जमींदारी नीलाम कर देंगे। आलोक बन गए हैं जोतेदार। जो अमीर किसान होता था उसके जोतेदार कहा जाता था, जैसे इस केस में आलोक जोतेदार बन गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आलोक से कह रहा हूं कि आलोक बेटा सुनो, दे दो मुझे तुम कर 10,000 अपना वाला, नहीं तो 50,000 पूरा नहीं होगा, नहीं दे पाऊंगा तो अंग्रेज मेरी जमींदारी नीलाम कर देंगे। आलोक कह रहे हैं, कह रहे हाँ हाँ सर दे दूंगा दे दूंगा, बस जमीन मेरा जो टैक्स है वसूली का काम हो ही गया, 10 दिन में हो जाएगा, फिर 5 दिन बचेंगे। मैं कहूंगा आलोक दे दो थोड़ा टैक्स दे दो, नहीं तो मैं कैसे दूंगा। बोलेंगे अरे सर दे दूंगा, अभी तो 5 दिन बचे हुए हैं, फिर 1 दिन रह जाएगा। मैं बोलूंगा अरे आलोक अपना 10,000 दे दो, पूरा नहीं हो रहा है, अंग्रेजों को नहीं दे पाऊंगा तो मेरी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। अब आलोक करे अरे सर अभी शाम तक न देना है, अभी दोपहर में पहुंचवा देता हूं। बेटा शाम हो जाएगी, लेकिन ये आलोक जो है ये मुझे 10,000 रुपए नहीं देगा। और ये आलोक जब मुझे 10,000 रुपए नहीं देगा ना, तो बेटा मेरा 50,000 पूरा नहीं होगा। बाकी किसानों ने तो दे दिया, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ। और जब मेरा पूरा नहीं हो पाया तो सूर्यास्त के नियम के तहत मैं कर नहीं अदा कर पाया बेटा। और जब मैं कर अदा नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने मेरी जमीन नीलाम कर दी। अब बेटा एक मजेदार बात बताऊं, जब मेरी जमीन की नीलामी होने लगी, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे जमीन की नीलामी किसकी वजह से हो रही है? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे जमीन की नीलामी किसकी वजह से हो रही है? मुझे एक बात बताओ, किसकी वजह से हो रही है? आलोक की वजह से हो रही है। मुझको धोखा किसने दिया? मुझे धोखा आलोक ने दिया। अगर आलोक ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मेरी किसानी नीलाम नहीं होती, मेरी जमींदारी नीलाम नहीं होती। ये सब आलोक की वजह से हुआ। और बेटा मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेज मेरी नीलामी लगाने लगे ना, बोले कि भाई 50,000 के कर की नीलामी है, 45,000 में जमींदारी नीलाम हो रही है, तो आपको पता है बोली लगाने कौन गया था बेटा? यही आलोक। ये आलोक जब मेरी जमीन नीलाम होने लगी तो बोली लगाने पहुंच गया। तब मुझे समझ में आया कि आलोक ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। आलोक मुझे जानबूझ के कर नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जुगाड़ में बैठा था। आलोक को पता था कि अगर ये मुझे 10,000 रुपए नहीं देंगे तो मेरी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, और जब मेरी जमींदारी नीलाम होगी तो बोली यही आलोक लगा रहे हैं। आलोक के मन में था कि एक बार ये सर की जो है जमीन नीलाम हो तो मैं जमींदार बन जाऊं। बेटा हर जोतेदार जमींदार बनने के जुगाड़ में लगा रहता था, और इसीलिए वो समय से कर नहीं देता था। सामान्य किसान होता बेटा तो मैं लठैत भेज के पिटवा देता, लेकिन आलोक के खुद के पास लठैत है, मैं आलोक को पिटवाऊं कैसे? भाई जोतेदार भी तो अमीर होता था। बेटा ये जोतेदारों की समस्या बड़ी गंभीर समस्या थी अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था में। ये जोतेदार जमींदारों को बड़ा परेशान करते थे और अक्सर उनकी जमींदारी खा जाते थे। ये था जोतेदारों का उदय या फिर जोतेदारों की समस्या। यहां पर तो देखो बेटा, हमने इस बारे में सारी बातचीत कर ली। तो चैप्टर नंबर 3 पर हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर अच्छी बातचीत कर ली है। आलोक ने धोखा दिया और आलोक के धोखे की वजह से बेटा मेरी जमीन बिक गई। आलोक एक जोतेदार हैं और ऐसे जोतेदार अक्सर परेशानियां क्रिएट किया करते थे। तो मुझे बताइए कि क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग? मुझे बताइए। यस सर समझ में आया। यस सर समझ में आया। यस सर समझ में आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या आप लोग तैयार हैं? शुरू करें, बताओ।
1857 का विद्रोह शुरू करें। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह शुरू करें। यस, यस, ठीक है बेटा, मैं 1857 का विद्रोह शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, ओनली आईएएस हिंदी चैनल पर कल सुबह 9 बजे से मैं लाइव रहूंगा। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह से शाम तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एक बार में पढ़ाने वाला हूं। 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। 10 से 12 घंटे का ये जो समय मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने में लगेगा, इसमें मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। वैसे तो आप नए बच्चे हो और आपके मन में ये बात हो सकती है कि पता नहीं हमें वो समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। वो क्लास लाइव क्लास होगी, ठीक है। आप उस क्लास में आइएगा, उसे ज्वाइन करिएगा, और वो ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास शुरू होगी। तो ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर उस क्लास को आप शुरू करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे किया होगा आप लोगों ने, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है उस चैनल पे आ जाइएगा, अपनी क्लास शुरू कर लीजिएगा। कल की जो हमारी क्लास है वो वहीं पर होने वाली है, ठीक है। कह रहा है 12 घंटे की क्लास चलेगी, 2 घंटे मेरा डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल की क्लास में आने वाले हैं, ठीक है। यस सर, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? नहीं बेटा, कल कुछ नहीं मिलेगा। कल जो है क्लास वहीं होगी। कल जिसको मिलना है तो ऐप में होगा, नहीं बेटा यूट्यूब पर होगा। ओनली आईएएस हिंदी चैनल पर यूट्यूब पर होगा, ठीक है। हिंदी वाले पे सर? हाँ जी बेटा, हिंदी वाले रिकॉर्डेड मिलेगी कि नहीं सर? नहीं बेटा, रिकॉर्डेड भी नहीं मिलेगी। तो कॉलेज भी है सर, तो बेटा कॉलेज के पहले सुन लेना, बाद में सुन लेना। जरूर आओगे, जरूर आओगे, बहुत अच्छी बात है। यस सर, यस सर, यस सर। 12 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास होगी? नहीं बेटा, 12 घंटे की लाइव क्लास होगी। मैं साबुत खड़ा रहूंगा, ऐसे ही जैसे खड़ा हूं ना, वैसे ही खड़ा रहूंगा और आपसे बात करूंगा, ठीक है। चलो बेटा, ये चैप्टर 1857 का विद्रोह मुझे शुरू करना है, लेकिन आज मेरा शुरू करने का मूड नहीं है। 1857 का जो विद्रोह है वो अब मैं नेक्स्ट सेशन में शुरू करूंगा। सो आई विल बी स्टार्टिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। चैप्टर नंबर 3 तक हमने फिनिश कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद। चैप्टर नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है बेटा, टाइम सुबह 9 बजे। टाइम सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे से कितने बजे तक? बेटा रात को 9 बजे तक। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। रिकॉर्डेड क्लास 12 घंटा नहीं बेटा, वो लाइव रहेगा, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कॉलेज जाना होगा, बीच में चले जाना और फिर सुन लेना। जी गुरु जी। ओके बेटा, ओके। गुड नाइट बेटा, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।